देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी डाउट हो स्टॉप लॉस रिलेटेड, कोई भी स्टॉक मार्केट के टर्म रिलेटेड, वो भी आप हमें पूछ सकते हो। सवाल पूछने का तरीका बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप का कोड फ्लैश हो रहा होगा, उसे आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मेट बता देता हूं। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, आप कहां से है, कौन से स्टॉक में आपने कौन से लेवल से खरीदा है, वो भी बता देना है। और सबसे ज़रूरी, आपका नज़रिया क्या है, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले YouTube से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें कई सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं ओम जी का। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी है या नहीं, तो आप एक न्यूट्रल स्टैंड के हिसाब से, एक मीडियम टर्म के हिसाब से बता दीजिए कि यहाँ पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर के अंदर एक हॉल्ट देखने को मिला, जो कि स्वाभाविक था। जो पिछले दिनों में कुछ यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिली उस हिसाब से, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन नहीं करा है, स्ट्रक्चर को हॉल्ट करा है। तो कोई भी खरीदारी इनको अगर फ्रेश करनी है तो 170 171 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक मूव करता है तो इसके अंदर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका जो लक्ष्य रहेगा तो 180 से लेके यहाँ पे 185 तक यहाँ पे स्टॉक अपने ऊपर की तरफ का मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, 170 के ऊपर एंट्री करने पे 164 164 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया टाटा स्टील पर इस वक्त आपको मिलता हुआ। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है। इनका नाम है बलबीर और हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनके पास GMR इंफ्रा के शेयर हैं और लगभग 10,000 की संख्या में इन्होंने GMR इंफ्रा के शेयर ले रखे हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 87 रुपये, 87 रुपीज़ पे इन्होंने 10,000 शेयर लिए हुए हैं, तो मुनाफे में इस वक्त हैं। ध्वनि ज़रा बताएं, GMR इंफ्रा इस बाजार में कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसे स्तर पे एंट्री ली हुई है कि यहाँ पर उनको बेहतर मुनाफा होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके ही चलना चाहिए। इनकी खरीदारी जो है वो नीचे के भाग की है और स्टॉक का यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी देखने को मिल रहा है। करीब 85 रुपीज 50 पैसे के पास स्टॉक का एक 200 DMA भी है, तो सपोर्ट लेवल काफी पास में है। इनकी खरीदारी भी नीचे के भाग की है, तो होल्ड करके रखें। स्टॉक के अंदर आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे 95 के स्तर ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो वहां तक के होल्ड करके रखिए। 85 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के सवालों की ओर रुख करते हैं जो कि YouTube पर हमें भेज रहे हैं। बहुत बधाइयाँ आ रही हैं YouTube पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे दर्शक हमें क्विज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्विज़ के सवाल भी जानना चाहते हैं और जवाब देकर मौका पाना चाहते हैं हमसे मिलने का, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं स्नेहा, उनका सवाल है टाइटन को लेकर, स्वप्निल जाधव का। उन्होंने किस लेवल पे खरीदारी कर रखी है उसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत गिर रहा है तो पूछ रहे हैं कि क्या सलाह होगी आपकी। जी, टाइटन अगर उनका लंबा नजरिया है तो टाइटन को डेफिनेटली वो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म रणनीति है तो फिर मेरी सलाह रहेगी जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, उनकी तरफ देखिए, क्योंकि जो मिड साइज ज्वेलरी प्लेयर्स है ये काफी कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं जो आज की यूथ जनरेशन को केटर करती है। तो उससे अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनकी तरफ मुड़ाव रखिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो टाइटन एक क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल, तो होल्ड की सलाह टाइटन पर स्नेहा जी के तरफ से। इसी के साथ हमारे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ केशव चौधरी जी जुड़ चुके हैं। केशव जी नमस्कार, बताइए। जी हेलो। बताइए केशव जी, कौन से स्टॉक में खरीदारी है आपकी? सर जियो फाइनेंस। किसमें आपकी? जियो फाइनेंशियल्स में। जी जी, और कौन से रेट से आपने खरीदारी की है इसमें? 251।
ठीक है। और आपका नज़रिया क्या है? आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लंबे समय तक इसे रख सकते हैं? 5 years. समझ बताइए, वापस बताइए। 5 years. ठीक है, हाफ ईयर। ठीक है, स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा इसके लिए। जियो फाइनेंशियल पे इनकी खरीदारी है, वहाँ से देख के तो स्टॉक में अच्छी खरीदारी भी नज़र आई है, थोड़ा अच्छा अपमूव भी आया है, लेकिन पिछले कई सेशन से थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे फंडामेंटली आपको क्या राय बन रही है? जी देखिए, जियो फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये काफी सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है। इन्हें रेगुलेटरी से अप्रूवल आने की देरी है। एक बार अप्रूवल आ जाए तो इनके वो अर्निंग्स में दिखाई देगा। इनफैक्ट हाल फिलहाल में न्यूज़ था कि इन्हें एएमसी के लिए अप्रूवल मिलने वाली है। तो अगर हमें आने वाले दिनों में अगर एएमसी का अप्रूवल आते हुए दिखता है तो स्टॉक में डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ अच्छा मूव दिखाई देगा। ये है नजरिया आपके स्टॉक पर इस वक्त नजर आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईटी नाउ स्वदेश की तीसरी सालगिरह पर हम सभी दर्शकों को दे रहे हैं शानदार मौका। एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप पा सकते हैं जाने माने एक्सपर्ट से मिलने का मौका। और आज का सवाल है जो सवाल नंबर 3 है। अब नंबर बहुत मायने रखता है, वो हम आगे बताएंगे। किस उद्योगपति ने ट्विटर यानी एक्स को खरीदा था? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी बिल गेट्स और सी जेफ बेजोस। जी हाँ, आपको जवाब देने के लिए पहले सवाल का नंबर, यानी ये जो 3 नंबर सवाल है, तो पहले सवाल का नंबर आप लिखेंगे 3, फिर एक स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी और सी लिखेंगे, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप नंबर जो हम आपको बता रहे हैं 9167329108, नंबर एक बार फिर नोट करें 9167329108, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें। 12 बजे हम भाग्यशाली विजेताओं के नाम बताएंगे ईटी नाउ स्वदेश पर और उन्हें मिलेगा दिग्गज एक्सपर्ट से मिलने का मौका। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे एक दर्शक, हालांकि उन्होंने नाम, उनका यूट्यूब जो चैनल है वो उसका नाम थोड़ा अलग है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो पावर शेयरों पर नजरिया चाहते हैं, खासतौर पे टाटा पावर और इसके साथ ही उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक, इन पे नजरिया जानना चाहे क्या करना चाहिए। जी ओवरऑल पावर सेक्टर पे हमारा बहुत ही बुलिश व्यू है। और अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गो थ्रू कर रहा है। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी साइड में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। इनफैक्ट इनकी पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो अभी जो कि अराउंड 40-50%, आई थिंक 30-40% इनका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आता है रेवेन्यू, जो कि आगे आने वाले दिनों में, अगले कुछ सालों में जब इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी, तब ये सेगमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कुछ 80-90% कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही इनके नंबर्स पे उसका बहुत ही अच्छा असर दिखेगा। ओवरऑल बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो टाटा पावर पे हमारा बहुत ही बुलिश व्यू है और इसे पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। 530 का हमारा इसमें लक्ष्य है। अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहा है। थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टू व्हीलर्स में ऑलमोस्ट सभी कंपनियों ने ईवी साइड में अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टाई अप करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए। तो एक कंपटीशन हमें एक्सटेंसिव कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट फिर भी अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो उन्होंने अपनी रीच एक बहुत ही अच्छी बना रखी है और वो ग्राउंड लेवल पे बिना कोई मीडिएटर के थ्रू लोगों को रीच आउट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको कॉशियस अप्रोच रखते हुए इसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में अभी तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इसमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्वनि, एक हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्हें लगभग 2.25 लाख रुपए लगाने हैं शेयर बाजार में। अब ऐसे में इनको क्या रणनीति आप सुझाएंगी? इन्होंने मुझे नज़रिया नहीं बताया कि कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन जो समझ में आ रहा है शायद काफ़ी इन्वेस्टमेंट का इनका नज़रिया होगा, जो स्ट्रैटेजी ये चाहते हैं। 2.25 लाख रुपए, बताइएगा।
जी, बिल्कुल यहाँ पे कविता सबसे पहले तो मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि पौने 3 लाख रुपए यहाँ पे इनका जो एक निवेश का अमाउंट इन्होंने बताया है, वो बड़ा अमाउंट है, तो इसे आप ट्रांचेस में ब्रेक कीजिए, आप एक साथ सारा ही निवेश ना करें इस समय पे। सबसे पहले यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे फ़ोकस बन रहा है, तो आईटीज़ पे हमारा फ़ोकस बन रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें तो इस गिरावट के अंदर आईटी स्टॉक्स ने यहाँ पे अपना जो सपोर्ट लेवल है, वो काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ है। तो आईटीज़ के अंदर फ़ोकस बना के रखें, आईटीज़ में आप स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, जैसे टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, इनके चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टेक महिंद्रा की अगर मैं बात करती हूँ, तो नीचे की तरफ स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल टेस्ट करा, यहाँ पे 1560 से लेके 1570 के लेवल के पास, और वहाँ से आज के सत्र में आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ओवरऑल आपको जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 1670 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करता है, तो वापस से आपको इसके अंदर एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, तो इसके अंदर फोकस आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आज मेटल्स के अंदर भी काफी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ एक मेटल नेम्स है जहाँ पे हमें खरीदारी ज्यादा ही अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है, जैसे कि वीडीएल का स्टॉक है, वो मेरे लिए आज फोकस में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेलीज पे देखें तो इसी गिरावट के अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। स्टॉक ने अपना जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है 500 की लेवल के पास, वो काफी अच्छी तरह से होल्ड करा, और वहां से ही आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिली है, तो आप इसके अंदर भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आपको देखेगा कि 520 522 के लेवल्स क्रॉस करता है, तो इसके अंदर एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, तो वीडीएल की तरफ भी आपका एक झुकाव हो सकता है। तो हाल फिलहाल के लिए आईटी और मेटल्स, ये 2 सेक्टर्स है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, और स्लोली स्लोली आपकी जो पूरी यहाँ पे पूंजी है उसको इसके अंदर निवेश करें। अभी फिलहाल के लिए इन 2 स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ध्वनि जी ने पूरा कंप्लीट एनालिसिस बता दिया कहाँ कहाँ पे निवेश किया जा सकता है, आईटी मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है, स्टॉक्स भी आपको बता दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जिग्नेश जी जुड़ चुके हैं। जिग्नेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा एनबीसीसी का 150 शेयर है। जी बिल्कुल। वो एवरेज प्राइस 184.49 पैसा है जी, तो अभी क्या करेगा? और आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लंबे समय के लिए रखेंगे तो 2-3 साल के लिए तो। जी बिल्कुल। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनकी खरीदारी 184 लेवल के आसपास से है, वहाँ से देखें तो स्टॉक सिर्फ 6% ही नीचे आया है। पिछले शायद 10-12 सेशन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज में जा रहा है, और लॉन्ग टर्म में देखें तो जुलाई की भी शुरुआत जब हुई थी तब से ही एक ब्रॉड रेंज में भी दिख रहा है साइडवेज जाते हुए, क्योंकि उसके पहले काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका था। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं अभी भी? जिस हिसाब से इनका यहाँ पे 2 साल का नजरिया है, तो डेफिनेटली होल्ड करना बनता है। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें तो 150 रुपए का भाव है, जहाँ पे स्टॉक ने पहले भी एक बार एक टेस्ट करा था, और कल की सेशन में जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली, तो वहीं से स्टॉक ने एक अपना सपोर्ट लेवल टेस्ट करा, और वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इनका स्टॉप लॉस, हालांकि जिस हिसाब की रेंज चल रही है, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे डीप बनता है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में 140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके लगाना पड़ेगा। जैसे 140 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक करेगा, तो इसके अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे 100 रुपए तक की भी देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये लेवल यहाँ पे स्टॉक के अंदर बरकरार है, डेफिनेटली एक ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है, बने रहे। ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 210 का लेवल पार करेगा, इसके अंदर फ्रेश खरीदारी भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्टॉक का यही एक पॉइंट है जहां पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस दिखाया है, तो 210 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें और पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर खास रणनीति होल्ड करने की सलाह, 210 का जो स्तर है और उसे आपको खास तौर पे ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ इस वक्त अजीत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दर्शक हैं इस वक्त यश राय, जरा उनको जोड़ते हैं। यश गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। यश आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी, यश आप तक आवाज जी। पहुंच रही है? जी आ रही है। जी जी, पूछिए ना किस सर स्टॉक मेरे पे? पास कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक है और 230
63 के आसपास का शेयर है मेरे पास और वो 2100 की बाइंग है। तो ठीक है। फर्दर क्या रहेगा मतलब वो जानना चाह रहा था। ठीक है, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर बाइंग है आपकी और 260-63 के शेयरों की संख्या है, नुकसान यहाँ जी। पर होता हुआ। जी। एक नज़रिया दे सकते हैं कि कितना समय देना चाहते हैं आप स्टॉक को? अब 6-7 महीने का मेरा अपना व्यू है, लेकिन अब कितना लेके जाएगा वो जी, देखना जी, जी। पड़ेगा। चलिए अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोचीन शिपयार्ड काफ़ी ऊपरी स्तरों पर बाइंग की है। हालांकि दोष निवेशकों का नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से सरकारी शेयरों की तेज़ी रही, वो तेज़ी बजट के बाद से ही कहीं ना कहीं करेक्ट होते नज़र आए। तमाम अच्छी तेज़ी कमाते हुए ये दिग्गज स्टॉक्स नज़र आए, जबकि आगे का जो व्यू है ख़ासतौर पे रक्षा क्षेत्र की तमाम शेयरों पर, वो हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है। 2100 की इनकी बाइंग है, 263 के स्तर जो है संख्या है शेयरों की। बताइए कोचीन शिपयार्ड में कितना समय दें कि रिकवरी हो सकती है? शुक्रिया प्रशांत। तो देखिए प्रशांत, कंपैरेटिवली ये बेटर पोजीशन में है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने रिकॉर्ड हाइस पे फंसे हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी शो पे, कि पीएसयूज पूरा सेगमेंट जिसमें कि हमने एक बहुत स्ट्रांग रैली देखी थी लास्ट 2 सालों में। तो एक इतनी स्ट्रांग रैली जो कि स्टॉक 200 का 2800 पे चला जाए, तो एक लाजमी है कि एक कंसोलिडेशन, एक करेक्टिव फेज आप देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन्हीं फेज के थ्रू ये गुजर रहे हैं ज्यादातर रेलवेज और डिफेंस वाले स्टॉक। और टाइम वाइज मुझे लगता है कि प्राइस वाइज शायद काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। आप देखेंगे अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक में 30-40% ही अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे हैं। कोचीन शिपयार्ड पर्टिकुलरली बात करूं मैं, तो 1600 के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस मेरे हिसाब से इस स्टॉक में है, जिसको इसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि इन्हीं लेवल्स के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। 1900 मेरे हिसाब से एक अपर बैंड रहेगा, तो ब्रॉडली इसी 300 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा आपको। तो क्योंकि आपका नजरिया 3 से 6 महीने का है, तो 1900 2000 के जोन जो कि आपके बाइंग प्राइस के पास है, वहां पे एक बार आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। कोई एक मेजर स्ट्रॉन्ग मूव उसकी इंडिकेशन अभी कम है। और साथ ही साथ मैं ये रिकमेंड करूंगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 1590 का एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर लें आप, क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो सिचुएशन और डिटेरिएट हो सकती है। मींस यहाँ से 10-15% और स्टॉक ही करेक्ट कर सकता है। तो मान के चलिए कि आपका 1600 ऑन द क्लोजिंग बेसिस मेक अ ब्रेक लेवल। ये तो कोचीन शिपयार्ड पर अजीत ये रेकमेंड कर रहे हैं। रंजन साहू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार रंजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम, मैं विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ। बताइए, टाटा मोटर्स खरीदा हुआ है किस भाव पर? हाँ मैडम, 300 शेयर खरीदा। किस लेवल पर सर? 998। 998 पे। यस मैडम। ठीक है, कब तक रुकना चाहते हैं? मैडम 6 मंथ 1 ईयर। 6 महीने से 1 साल तक का आपका नजरिया है। यस मैडम। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। ध्वनि, पिछले 1 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बैक ग्रिप में ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 13.5% तक का डिप कीमतों में। और मेरे ख्याल से एक जो हमने लेवल छूता हुआ देखा था 1100 के आसपास का, उसके बाद से तो लगातार नीचे ही है। इनकी बाइंग प्राइस हालांकि 998 है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नज़रिया है इनका, इतना समय देना चाहते हैं। कोई ट्रेंड रिवर्सल और एक स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक का? जी, बिल्कुल कविता, सारे सवालों का यहाँ पे जवाब देते हुए सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखें तो 1000 रुपए का ही यहाँ पे एक स्तर था, जो स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जहां से हमने इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा था। और फर्दर एक गैप डाउन जो इसके अंदर हुआ, उसके बाद वही एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। इसका अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो कल की सेशन में जिस हिसाब की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, स्टॉक ने अपनी जो अहम 200 पीरियड की ईएमएस होती है उसके नीचे क्लोजर दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल यहाँ पे साइडवेज से अब बेरिश साइड का बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। इनको मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 915 का लेवल ब्रीच करेगा ऑन द लोअर साइड ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो वीकलीज पे भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने वापस से अपनी जो वीकली एवरेजेस होती है शॉर्ट टर्म की, उनके नीचे क्लोजर दे दिया है। और जिसके बाद आपको इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे 830 से 825 रुपए तक के
गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल भी रिवर्सल या सपोर्ट्स जो भी है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं नियर टर्म में, तो इससे हाल फिलहाल के लिए एग्जिट कर लें। चलिए, तो ये सलाह आपको एग्जिट करने की टाटा मोटर्स में दी जा रही है। हाँ, व्हाट्सएप पर भी कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उनको लेते हैं। निर्भय हैं मुंबई से और इन्होंने टेक्समाको रेल पर राय जाननी चाहिए। 337 जी हाँ, इतनी क्वांटिटी में इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है और 294 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और चूंकि ऊपरी स्तरों की खरीदारी है तो वहां से हम देख रहे हैं कि भाव नीचे, लेकिन आज हम देख रहे हैं टेक्समाको रेल में एक मोमेंटम नजर आता हुआ। इस बाजार में अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है तो वाकई वो फोकस में आता है और हमारे दर्शक जाहिर सी बात है इस मोमेंटम में क्या रणनीति है वो जानना चाह रहे हैं। 2.5% की तेजी आज हम देख रहे हैं। कल हमने रेलवे शेयरों में मुनाफा वसूली देखी थी। पिछले एक महीने में देखें अगर हम टेक्समाको रेल को तो 11.25% जो है यहाँ पर गिरावट नजर आई है। लेकिन पिछले 6 महीने में इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में जहां पर हमने देखा कि तमाम सरकारी स्टॉक्स पर भी दबाव था, रेलवे शेयरों ने भी एक रैली के बाद करेक्शन अच्छा खासा देखा, वहां पर भी लगभग 22% रिटर्न इसने 6 महीने में दिया है। बताएं अजीत जी, टेक्समाको रेल में क्या रणनीति रखनी चाहिए? इन्होंने 294 के स्तर पर खरीदारी की है, आज 2.5% की तेजी दिख रही है। बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए जैसे भी हम बात कर रहे थे तो ये रिकॉर्ड हाईज के पास इन्होंने पोजीशन इसमें एंटर किया था और स्टॉक काफी शार्प वहां से करेक्ट कर चुका है। अब बेसिकली प्राइस वाइज जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीएसयू में मुझे लगता है कि अब शायद उतने ज्यादा प्रेशर ना देखने को मिले, बिकॉज ज्यादातर सब अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुके हैं। तो सेम विद टेक्समैको, आपने पिछले 2 दिनों में आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं, 200 के पास का जो ये बैंड है। तो एक पॉसिबिलिटी उसी की वजह से एक रीबाउंड भी आप देखने को स्टॉक में मिल रहा है, जो कि पहला हर्डल करीब 213, फिर उसके बाद 225 के ऊपर जाके अगर ये सस्टेन करता है तब जाके एक साइन ऑफ रिकवरी या फिर एक सस्टेनेबिलिटी वाली बात बनेगी कि हाँ यहाँ दोबारा से रिकवरी आ सकती है। तो अगर ये टाइम दे सकते हैं तो यहाँ बने रहिए। अब 190 बेसिकली क्रिटिकल रहेगा इसको होल्ड करने का, और जब ये आप 225 को ब्रेक कर देंगे तो फिर जाके 255 से लेकर 60, तो इनके लेवल्स आने में अभी और टाइम लगेगा। बट इन लेवल्स के पास एक बार आके उनको रिव्यू करना चाहिए जब ये आप 250 के जोन में आ जाते हैं कि स्टॉक को होल्ड करना ठीक है कि नहीं। तो यह है अजीत जी की राय टेक्समैको रेल पर। 190 का रेट वो है जो बहुत ही क्रिटिकल है, यहाँ के ऊपर है तो तब तक थोड़ा रुक सकते हैं, ऊपर की तरफ 225 अगर तोड़ता हुआ जाता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राजा भट्ट जी जुड़ चुके हैं। राजा जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मेरा हिंदुस्तान जिंक और हुडको को लेकर सवाल है। तो हुडको का मेरे पास करीब 1000 शेयर है, एवरेज प्राइस है करीब आपका 252 का। तो अभी उसको क्या होल्ड करना चाहिए या लॉस बुकिंग करके निकल जाना चाहिए? आगे क्या देख रहे हैं आप? और हिंदुस्तान जिंक का मेरा करीब 300 शेयर है 575 के रेंज पे। हिंदुस्तान जिंक का 600 कितने के भाव से है आपका? 575 सर। 575। हाँ ठीक है, चलेगा। एक बार थोड़ा इसमें ग्राफिक्स में देख लीजिए, थोड़ा करेक्शन होगा यहाँ पे शायद से। तो इसके लिए हम धोनी जी आपके पास आना चाहेंगे। हिंदुस्तान जिंक पर इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो स्टॉक नीचे आ चुका है 9-10% का। दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है हुडको का, वो भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। हुडको दरअसल देखिए तो जुलाई में एक बार हाई बनाया था, उसके बाद देखिए तो कुछ 35-36% नीचे गिरता हुआ नजर आया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट इसमें दिखी है। यहाँ पर क्या कुछ रिवर्सल के संकेत दिख सकते हैं? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए दोनों स्टॉक्स के लिए। ध्वनि जी। सबसे जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हुडको की बात कर रहे हैं तो स्टॉक के अंदर डेफिनेटली जो गिरावट है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वीकली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपनी जो अहम शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उनको नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स दर्शा रहे हैं कि नेगेटिव साइड का मोमेंटम जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। बेस फॉर्मेशन स्टॉक की यहाँ पे देखने को मिल रही है कि करीब 180 के लेवल्स के पास आपको एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनको यहाँ पे और नुकसान जो है वो हुडको में
देखने को मिल सकता है। तो मेरी यहाँ पे हुडको में शॉर्ट टर्म बेसिस पे एग्जिट की सलाह रहेगी। और जहां तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, तो हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक जैसे ही ऊपर की तरफ में यहाँ पे 540 के स्तर को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकलीज पे ये अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर एक क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिलेगा। तो बने रहे इसके अंदर ऊपर की तरफ। ये बाउंस जो है वो यहाँ पे 660 रुपए तक सस्टेन कर सकता है पोजिशनली। और स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। इस हिंदुस्तान जिंक के अंदर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है वो 480 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है स्ट्रिक्टली। जैसे क्योंकि 480 जो है वो अगर ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर रिवर्सल यहाँ पे होने देखने को मिल सकता है। बट जब तक ये लेवल बरकरार है, होल्ड करके रखें। ऊपर की तरफ 660 से लेके 670 के लेवल तक ये बाउंस देगा। चलिए, तो ये सलाह ध्वनि की तरफ से। लेकिन इसी के साथ हमारा समय समाप्त हो चुका है आज शो में। ध्वनि और अजीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले अपने अपने डिस्क्लोजर्स दे दीजिएगा। अजीत। तो कविता, देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मैं पर्सनली किसी में पोजीशन नहीं है, बट ये हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ध्वनि। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी गई है। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें। लेकिन हमारा 3 साल बेमिसाल का सफ़र और उसका जश्न बरकरार है।